नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन कौन से एक्ट पास किए गए थे और उन एक्ट के क्या प्रोविज़न थे। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहता है कि द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज ए ट्रेडर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत में 16वीं शताब्दी में आते हैं, सॉरी आपका क्या कहता है 16th सेंचुरी में आते हैं। 16th सेंचुरी में भी ध्यान रखना आपका 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था वो जेम्स फर्स्ट का राजदूत बन के, एजेंट बन के भारत में आता है जहांगीर के कोर्ट में। आगे कहता है इसमें इन द फॉर्म ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर ए चार्टर ग्रांटेड बाय द क्वीन एलिजाबेथ। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने के लिए आती है, जिसका चार्टर जो था वो क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा इशू किया गया था। इन 1765 द कंपनी विच टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन ऑब्टेन द दीवानी एंड द सिविल राइट्स। देखो इसको समझें आप सभी को पता है कि 1757 में क्या होता है कि बैटल ऑफ प्लासी होता है। बैटल ऑफ प्लासी होता है और बैटल ऑफ प्लासी के बाद ध्यान रखना कि जो अंग्रेज़ थे वो बंगाल की ओर अपनी कूच करते, मतलब बंगाल पे पूरा कंट्रोल हो जाता उनका। जो बंगाल का पोर्शन था, जो आज का वर्तमान में हम देखते हैं कि जो वर्तमान में उड़ीसा है, जो आपका बांग्लादेश है, छत्तीसगढ़ का पोर्शन है, सारा जोड़ के जो है ना वो बंगाल बनता था। तो 1757 में इनका बंगाल पे कंट्रोल हो गया। लेकिन उसके कुछ समय के बाद ही पता आपको कि 64 में, ठीक है, 1764 में 1764 में एक और बैटल होता है जिसका नाम होता है बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर के द्वारा क्या होता है कि ये पहला ऐसा बैटल था जिसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा मुगल बादशाह को हरा दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद ब्रिटिशर्स के पास दो राइट्स प्राप्त कर लेते हैं। फर्स्ट होता है इनका दीवानी राइट एंड सेकंड होता है निजामत। दीवानी राइट क्या था कि राइट ओवर द रेवेन्यू एंड द सिविल जस्टिस। भाई उस क्षेत्र में जितने भी गांव थे वहाँ से जो रेवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेदारी थी वो किसके पास आ गई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। आगे क्या कहता है इसमें आगे कहता है कि इसमें दिस स्टार्टेड इट्स करियर एज ए टेरिटोरियल पावर। और ऐसे ध्यान रखना उनका एक टेरिटोरियल पावर के रूप में भारत में क्या हुआ? उदय हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। पहले क्या थे? कमर्शियली पावर थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि आपका टेरिटोरियल भी पावर बन गए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्या किया, दीवानी राइट के साथ साथ अपना क्या किया, जुडिशली पावर भी क्या की, ऑब्टेन कर ली सरकार से। अगला कहता है in 1858 in the wake of the Sepoy Mutiny the British Crown assumed the direct responsibility of the government in India। अब इसका मतलब समझे क्या होता है कि भाई जो 1858 में जो 1857 में जो आपका क्रांति हुई थी, रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त करके डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। और इसके बाद ये आपको पता है सभी को कि एक नए पोस्ट की शुरुआत होती है भारत में, वायसराय, ठीक है। और गवर्नर जनरल को उस समय हटा दिया जाता है। आगे कहते हैं इसमें दिस रूल कंटिन्यूड until India was granted independence on अगस्त 15 अगस्त 1947। और ये लगातार जो है वो ध्यान रखना कि 1858 से लेके और 1947 तक जो भारत में कंट्रोल था वो किसका था? वो ब्रिटिश क्राउन का था। इट में से कि ब्रिटिश मतलब ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था, उसमें कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार उस समय नहीं थी। तो यहाँ तक समझें। अब इसमें समय समय पर अलग अलग एक्ट पेश किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। सेकंड कहता है कि विद इंडिपेंडेंस केम द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे भारत आज़ाद हुआ तो भारत को एक संविधान की भी आवश्यकता पड़ी। हैंस ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर्म्ड दिस पर्पज इन 1946 ऑन जनवरी 26 1950। कहता है कि संविधान सभा के द्वारा इस संविधान का निर्माण किया गया इस चीज़ के लिए कि भारत में संविधान बनाया जाए, और जिसको कब आपका लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू ए बीइंग। However, various features of the Indian Constitution polity have their roots in the British rule. There were certain events in the British rule that laid down the legal framework for the organization and the functioning of the government administration in the British India. These events have greatly influenced our constitution and polity। और कुछ प्रोविजन ऐसे भी थे, ध्यान रखना, जो कि क्या थे कि ब्रिटिशर्स से हमने प्राप्त किए हैं, किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने नहीं लिए। These events have greatly influenced our constitution and polity. They are explained here in the chronicle order under the two major heading। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखें कि आपका जो 1773 से लेके 1858 के बीच में जितने भी एक्ट आते हैं उनको कहते हैं हम कंपनी एक्ट, या कहते हैं कि कंपनी रूल।
लेकिन जो आपका 1858 से लेके और आपका जो 1946 के बीच में आता है उनको कहते हैं क्राउन रूल। इट मीन्स कि डाइट इसमें क्या था, डाइट में ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल था, इट मीन्स इंग्लैंड की पार्लियामेंट का। सो आगे देखते हैं, फर्स्ट एक्ट से शुरुआत करते हैं हम। सो नेक्स्ट कहता है इसमें रेगुलेटिंग एक्ट, दैट इज़ वेरी फेमस, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब देखो, आप सभी को पता है कि ब्रिटिश कंपनी जो थी, ठीक है, वो भारत में अपना कब आती है, 1600 के बीच में उसकी स्थापना हुई, और 1608 में पहला ट्रेड इसका कौन है, कैप्टन विलियम हॉकिंस। अब साथ साथ ध्यान रखना, तब से लेकर लगातार भारत में क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। उसके साथ साथ ध्यान रखना, कभी भी ब्रिटिश सरकार का इन पे कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, इतना कंट्रोल नहीं होता जितना कि बाद में ब्रिटिश सरकार इनके ऊपर रखती है। तो इसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए जो 1773 था, ठीक है, इसमें क्या होता है कि कंपनी एक्ट पास करती, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसके कई चेंज होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। दिस एक्ट वाज of the great constitutional importance as it was the first step taken by the British government to control and regulate the affair of the East India Company in India। ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहला ऐसा कदम था जिसके द्वारा, सॉरी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पहला ऐसा कदम था जिसमें क्या होता है कि कंपनी की, इट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को क्या किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है, ठीक है, कि भाई कंपनी कैसे काम कर रही है भारत में। अगला कहता है इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन ऑफ द कंपनी। ये पहली बार कंपनी के जो राजनीतिक काम थे और दूसरे जो प्रशासनिक काम थे उनको मान्यता भी देता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके दो क्वेश्चन बन गए। अगला कहता है इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, और इसके द्वारा ध्यान रखना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है, इट में से कि भाई सारी जो शक्तियाँ थी ना उनका कंट्रोल एक जगह से स्टार्ट हुआ, ठीक है। आगे क्या कहता है, अब देखो फीचर क्या क्या थे इस एक्ट के, कि व्हाट वाज द फीचर ऑफ दिस एक्ट। सो इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ द सॉरी गवर्नर ऑफ द बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इट मीन्स कि आप सभी को पता होगा कि 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी होता है, जो आपका प्लासी का बैटल हुआ था, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को क्या बना दिया गया था, बंगाल का गवर्नर। लेकिन जो 1773 में एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, ये क्या करता है कि ये बंगाल के गवर्नर के पद को चेंज करके गवर्नर जनरल के रूप में चेंज कर देता है। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, तो बताएंगे कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड वॉरेन हस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हस्टिंग्स बंगाल के पहले क्या बने, गवर्नर जनरल। आगे क्या कहता है, एंड क्रिएटेड ए एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर फोर ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। और इस गवर्नर जनरल को है ना सहायता देने के लिए उन्होंने क्या की, 4 सदस्यों की एक कार्यपालिका, या मैं कहूँ कि एक कार्य परिषद की स्थापना की गई, कि भाई ये जो बंगाल का काम करेगा उसके लिए इसको क्या कर सके, एक असिस्ट कर सके। अगला क्या कहता है इसमें कि इट मेड द गवर्नर ऑफ द बॉम्बे एंड द मद्रास प्रेसिडेंसी सब ऑर्डिनेटेड टू द गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल। इसको समझे, देखो पता होगा कि आपको कि ब्रिटिश सरकार के समय में भारत में 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। कितनी प्रेसिडेंसियाँ थी, 3 प्रेसिडेंसियाँ। वो 3 प्रेसिडेंसियाँ कौन कौन सी थी, तो फर्स्ट तो थी आपकी मुंबई, ठीक है, जिसको बॉम्बे कहते हैं। सेकंड थी आपकी मद्रास, एंड थर्ड जो थी वो थी आपकी कोलकाता या बंगाल, ठीक है। तो इन तीनों प्रेसिडेंसियों का जो ये बाकी प्रेसिडेंसी थी इनमें से कि बॉम्बे और आपका दूसरा कौन सा था, मद्रास, इनका जो काम था वो किसके द्वारा किया जाने लगा, तो बताएंगे बंगाल के द्वारा, ठीक है। और बंगाल के द्वारा भी कौन किसके द्वारा, तो बताएंगे लॉर्ड वॉरेन हस्टिंग्स के द्वारा। ये जो बाकी प्रेसिडेंसी थी इसके कंट्रोल में आ गई इस एक्ट के द्वारा। आगे कहता है इसमें अनलाइक अर्लियर वेन दियर 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अदर। लेकिन ध्यान रखिए इस एक्ट से पहले प्रेसिडेंसी क्या थी, सेपरेट थी, मतलब ये तीनों अलग अलग काम करती थी बिना किसी इंटरफेरेंस के। नेक्स्ट कहता है थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टाब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट द कलकत्ता कंपेरिजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। अब देखो ये कहता है कि भाई इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार क्या हुआ, भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई एट कलकत्ता, ठीक है, 1774 में। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखें कि इसमें 1 चीफ जस्टिस होता है और 3 जो थे वो अदर जज होते हैं। और 1 चीफ जस्टिस में भी कौन था, ध्यान रखना, तो नाम उसका कि एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अंडर द ब्रिटिश रूल, ठीक है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट अंडर द ब्रिटिश रूल। एलिजा इम्पे जो थे वो पहले क्या बनते, सीजीआई बनते हैं, ठीक है। अगला क्या कहता है देखो, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सपेक्टिंग द परजेंट्स और द ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। अब इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, इस एक्ट में कह दिया गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किसी भी प्रकार से नेटिव्स, इट मीन से कि नेटिव जो थे उस समय मतलब जो देश के लोग थे उनसे किसी भी प्रकार की रिश्वत नहीं ले सकते थे वहाँ के सैनिक, ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत काम कर रहे थे उनको रिश्वत लेने का क्या था, अनुमति नहीं थी, ठीक है। अगला क्या कहता है, इट स्ट्रेंथ द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट
ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोड ध्यान रखना आप, COD, कि भाई जो आपका एक्ट था, ठीक है, 7073 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके द्वारा एक कुछ मेंबर्स की बॉडी बनाई जाती है जिसको कहते हैं हम कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था, तो गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू एंड सिविल मिलिट्री अफेयर इंडिया। भाई इसका काम केवल ये था कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम कर रही है, ठीक है, उसका रेवेन्यू हुआ, उसका सिविल मामले, नागरिकों से संबंधित, उसका मिलिट्री पे कितना खर्चा है, इसकी रिपोर्ट किसको देना, डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार को, आपका ब्रिटिश सरकार को देना, जो कि कहाँ पे आपकी इंग्लैंड में, ठीक है। तो इसका काम ये था, ध्यान रखना। आगे ध्यान रखना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी आगे बनाए जाएंगे। तो इसको ध्यान रखना कि भाई इस एक्ट के द्वारा क्या क्या हुआ। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा कि भाई इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि नया गवर्नर जनरल बना बंगाल का, जो कि पहले केवल गवर्नर था, और वो कौन बना, लॉर्ड वॉयन हस्टिंग्स। सेकंड क्या किया गया भाई इसमें कि 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, एक तो थी आपकी मद्रास, एक थी बॉम्बे, और एक लास्ट क्या थी आपकी बंगाल। तो ये जो 2 प्रेसिडेंसियाँ थी ये किसके कंट्रोल में आ गई, ये बंगाल के कंट्रोल में आ गई। थर्ड क्या हुआ इसमें, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है, कहाँ की गई, कोलकाता में। इसके चीफ कौन थे, तो बताएंगे एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे को इसका चीफ बना दिया गया। अगला क्या बताया इसमें कि भाई जितने भी नेटिव्स थे उनको किसी भी प्रकार से रिश्वत लेने से रोक दिया गया। और फिफ्थ हमने पढ़ा कि भाई इसके द्वारा एक क्या कहता है, कमेटी ऑफ द मेंबर बनाई गई जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था कि गवर्न करती थी किसको, कि कंपनी के रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स को। अगला देखें, आगे कहता देखो कि अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1781, जैसे ब्रिटिश सरकार ने एक्ट पास किया तो इसके कुछ समय के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक और एक्ट पास किया जिसका नाम था कि अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। सो इन ए बीड टू द रेस्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ऑल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ द सेटलमेंट। देखो इसको क्यों पास किया गया था कि भाई जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 उसमें कुछ कमी तो नहीं रह गई हो उसको देखने के लिए क्या क्या इस एक्ट को पास किया गया था 1781 में। अब देखो इसके फीचर्स क्या क्या थे। तो फर्स्ट कहता है कि इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट डन बाय देम इन दियर ऑफिशियल कैपेसिटी। अब इसका मतलब समझे कि भाई हमने पढ़ा था पहले वाले एक्ट में कि क्या बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कोलकाता में, ठीक है, क्या बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में बनाया गया। और उस एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया था कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट होगा कलकत्ता में। लेकिन 1781 के एक्ट ने कह दिया कि भाई जितने भी काम होंगे, जितना भी कोई आपका मामला होगा उसमें गवर्नर जनरल को इससे छूट होगी प्राप्त। मान लो गवर्नर जनरल ने कुछ गलत काम कर दिया तो वो इस चीज़ के लिए कोर्ट में नहीं जाएगा, ठीक है, उसको जुरिडिक्शन से क्या किया गया, छूट दे दी गई। और साथ साथ कंपनी के जितने भी अधिकारी थे ऑफिशियल कैपेसिटी, तो ये बात ध्यान रखें। अगला क्या कहता है, इट ऑल्सो एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर दियर ऑफिशियल एक्शन। मान लो कि किसी भी आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका अधिकारी है, मान लो अधिकारी ए, और इस अधिकारी ने मान लो किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो इस चीज़ के लिए इसको सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं बुला सकते, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इससे एग्जेम्प्टेड, मतलब इनको क्या है बेटा, इनसे क्या है, छूट प्राप्त है कि भाई ये अपने सही तरीके से रह सकते हैं बिना किसी भी कार्रवाई के, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट जो था ना, केवल ये ध्यान रखना ब्रिटिश सरकार के लिए नहीं था, ठीक है। आगे क्या कहता है इसमें, आगे कहता है देखो, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये क्या करता है, ये उन मैटर्स को भी सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल से बाहर करता है जो भी रेवेन्यू रिलेटेड मामले थे, ठीक है, जो भी मान लो कि रेवेन्यू से संबंधित कोई मामला था ना, तो वो किस ज्यूरिसडिक्शन से था, इसके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कर दिया गया। अगला क्या कहता है, इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव द ज्यूरिसडिक्शन और ओवर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द कलकत्ता। लेकिन इस एक्ट के द्वारा कह दिया गया कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसका क्षेत्राधिकार है ना कलकत्ता के जितने भी निवासी हैं ना उनके ऊपर होगा, इनहेबिटेंट में से निवासी। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स। हिंदूज वर टू बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ एंड मुस्लिम वर टू बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ। अब आपको पता होना चाहिए कि उस समय हमारे भारत में कोई इस प्रकार का संविधान तो था नहीं कि भाई हम उनको बता सके क्या क्या नियम होते हैं। तो इसने क्या किया इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा कह दिया गया जो हिंदू है ना उनको तो केवल हिंदुओं के लॉ से ट्रीट किया जाएगा कोर्ट में, और जो मुस्लिम है ना उनको उनके मुस्लिम के लॉ से, मुस्लिम के लॉ अलग होते हैं, हिंदू के लॉ अलग होते हैं। तो इस एक्ट के द्वारा एक बात ये भी ध्यान रखना कि भाई सबसे पहले पूछेगा आपसे कि हिंदुओं को हिंदुओं के तरीके से, ठीक है, और मुस्लिमों को मुस्लिमों के तरीके से, ठीक है, न्याय किस एक्ट के द्वारा मिलना शुरू हुआ, तो बताएंगे 1781 में, ठीक है। अगला क्या कहता है देखो,
फोर्थ कहता है कि इट लेट डाउन द अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन द काउंसिल एंड नॉट इन द सुप्रीम कोर्ट। ये कहता है कि भाई जो आपका प्रोविंशियल कोर्ट था, ठीक है, जो मान लो कलकत्ता था लेकिन छोटे छोटे जो पार्ट थे भारत के, वहाँ पे भी कुछ कोर्ट थे जिनको हम कहते थे प्रोविंशियल कोर्ट, ठीक है, प्रांतीय अदालत। तो यहाँ से कोई भी अपील जो थी ना, वो गवर्नर जनरल की परिषद में की जा सकती, मतलब गवर्नर जनरल को कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता था किसी भी काम के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं कर सकता था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्या कहता है इसमें, इट empowered द गवर्नर जनरल इन द काउंसिल टू फ्रेम द रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड द काउंसिल। ये गवर्नर जनरल को क्या करता है, पावर देता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के नियम बनाने के लिए, किसके लिए, प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए और काउंसिल्स के लिए, ठीक है। आगे क्या कहता है देखो, आगे कहता है पीट्स इंडिया एक्ट 1784, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, ठीक है। अगर हम बात करें कि 1773 के बाद कोई एक्ट है ना, तो ध्यान रखना 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट है, ठीक है। अगला देखो ये क्या कहता है कि द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट वाज द पीट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 में एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है। अब इसके फीचर क्या कहते हैं वो देखें आप पहले। तो कहता है कि इट डिस्टिंक्स बिटवीन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। अब पहली बार देश में क्या हुआ कि एक तरफ होते कमर्शियली फंक्शन और एक तरफ क्या थे, पॉलिटिकल फंक्शन। पॉलिटिकल फंक्शन मीन्स कहाँ पे राज करना, कौन टेरिटरी हमारे कंट्रोल में आनी है। कमर्शियल फंक्शन मीन्स कि कहाँ पे किस चीज़ का व्यापार करना है। तो ये दोनों फंक्शन थे ना, एक कंपनी के सेपरेट कर दिए गए, ठीक है, इनको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। तो इसको डिवाइड किया गया, ध्यान रखना। आगे क्या कहता है देखो, क्या कहता है, इट अलाउड द कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर। देखो हमने पीछे वाले एक्ट में पढ़ा था कि CO और D, ठीक है, कि आपका जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, ठीक है, जो कोर्ट और डायरेक्टर्स हमने पढ़ा था पीछे, उसने क्या किया था कि भाई रेवेन्यू वगैरह में, ठीक है, कंपनी को असिस्ट कर रहा था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि इट अलाउड द कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड ए न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस एक्ट के द्वारा ध्यान रखना एक नया निकाय बना दिया गया जिसको कहते हैं BOD, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। काम क्या था इसका, टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ द कंपनी। पीछे वाले एक्ट में पढ़ा था हमने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसका काम क्या था, कंपनी के कमर्शियली अफेयर देखना कि भाई मिलिट्री पे कितना खर्चा हो रहा है, सिविल मामला तो कोई ऐसा नहीं है, रेवेन्यू कितना कलेक्ट किया है। लेकिन इस एक्ट के द्वारा BOD की स्थापना होती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। इसका काम क्या था कि पॉलिटिकल अफेयर देखना कि भाई कंपनी ने कहाँ पे अपना एक्सपेंशन करना है, ठीक है, कहाँ पे मतलब कंपनी को अपना कोई नियम बनाना है। दैस इट इस्टाब्लिश ए सिस्टम ऑफ द डबल गवर्नमेंट। अब देखो खुद समझो आप कि भाई एक तरफ तो आपका क्या है, कमर्शियली फंक्शन है, और एक तरफ क्या है, पॉलिटिकल फंक्शन है। तो दो फंक्शन हो गए ना, तो इसको ही कहते हैं हम ड्यूअल सिस्टम। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं ड्यूअल सिस्टम। और ड्यूअल सिस्टम की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा होती है, तो बताएंगे 1784 के द्वारा। क्या होता है ड्यूअल सिस्टम, तो बताएंगे कि कंपनी के जो दो पार्ट थे, एक तो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और सेकंड क्या था आपका, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इनके फंक्शन बांट दिए गए थे, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल। आगे क्या कहता है, इट empowered द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। देखो इट empowered द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशन ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री गवर्नमेंट और द रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। कि भाई ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो क्षेत्र को कब्जे में किया है, वहाँ पे कितना हमें रेवेन्यू कनेक्ट करना है, ठीक है, वहाँ पे कितने हमें आपके सोल्जर्स रखने हैं। तो ये सारा काम किसके हाथ में आ गया, तो ये आ गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, मतलब BOD। तो ये ध्यान रखना आप। अगला कहता है इसमें, दैट द एक्ट वाज सिग्निफिकेंट फॉर द टू रीज़न। ये एक्ट जो था ना, ये दो कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण था। पहला क्या था कि द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कोल्ड द ब्रिटिश पोजीशन, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि भाई कहता है कि कंपनी का जो क्षेत्र था ना, उसको पहली बार भारत में क्या कहा, सॉरी क्या कहता है कि कंपनी का जो क्षेत्र था ना, उसको पहली बार भारत में क्या कहा गया, ब्रिटिश क्षेत्र, ठीक है, मतलब अंग्रेजों का क्षेत्र हो गई इंडिया। एंड द सेकंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट was given the supreme control over the company's affair and its administration। देखो हमने पढ़ा है कि कंपनी जो थी ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके ऊपर अभी तक इतना कंट्रोल नहीं आया था जितना कि इस एक्ट के द्वारा आया था, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज अमेंडेड बाय द गवर्नमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट टू होल्ड द कंप्लीट फंक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो बताएंगे कि भाई इस एक्ट के द्वारा है ना सारा कंट्रोल होता है। क्योंकि इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ना, वो क्या करता है, कमर्शियली फंक्शन को ले लेता है। और इससे पहले हमने पढ़ा था कोड, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी क्या था, ये इसके पॉलिटिकल फंक्शन को देखता है, ठीक है। आगे क्या कहता है देखें, आगे कहता है द सेकंड आपका क्या है, नेक्स्ट एक्ट, दैट इज एक्ट ऑफ द 1786। अब देखो ये एक्ट कैसे महत्वपूर्ण है बेटा,
ये एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एक्ट को पास करने के बाद इस एक्ट के दो प्रोविजन थे कि पहला तो था कि लॉर्ड कार्नवालिस जो था ना उसको भारत में सेनापति बना के भेजना था कि भाई आप भारत में सेनापति बना के जाइए। और इसने दो डिमांड रख दी थी। क्या डिमांड थी वो? कि ही शुड बी गिवन पावर टू ओवर राइड द डिसीजन ऑफ हिस काउंसिल। कि भाई हमने पीछे वाले एक्ट में पढ़ा था, याद कीजिए आप, कि 1773 का जो था आपका एक्ट, कि रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें हमने पढ़ा था कि भाई एक तो बनाया जाता आपका क्या, एक तो बनाया गया था गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, और उसके साथ साथ ध्यान रखना 4 मेंबर्स की काउंसिल भी थी। तो उस काउंसिल में जो था ना मेंबर्स, उनके डिसीजन के ऊपर किसको काम करना था? गवर्नर जनरल को। लेकिन ये क्या कहता है? ये कहता है कि मैं भारत में जाऊंगा एज ए गवर्नर जनरल, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं साथ साथ क्या रखूंगा? मैं एक सेनापति भी रहूंगा, आई विल बी कमांडर इन चीफ इन इंडिया। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी राइट दिया जाए कि मैं चाहूँ तो मैं गवर्नर जनरल की काउंसिल जो है ना उसके मेंबर्स के डिसीजन को ओवरराइट कर सकता हूँ। इट मीन्स मान लो कि उसको मैं मना भी कर सकता हूँ। तो ये डिसीजन लेके क्या करता है? भारत में जाता है। तो इस एक्ट के ध्यान रखना कुछ ज़्यादा प्रोविजन नहीं है। ये कहता है कि इन 1786 द लॉर्ड कार्नवालिस वाज अपॉइंटेड एज ए गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल। बिल्कुल, ही पैलेस्ड टू डिमांड्स टू एक्सेप्ट दिस पोस्ट। क्या थी? ही शुड बी गिवन पावर टू ओवर राइट द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल। कि भाई मैं कभी भी काउंसिल के डिसीजन को ओवर राइट कर सकता हूँ। इन द स्पेशल केसेस ही वुड ऑल्सो भी कमांडर इन चीफ। और ये साथ साथ क्या होगा? ये कमांडर इन चीफ भी होगा, ठीक है, मतलब सेनापति भी होगा। अकॉर्डिंगली द एक्ट ऑफ द 1786 वाज अनेक्टेड टू मेक द बोथ प्रोविजन। और इस एक्ट को अमेंड कर दिया गया भाई इन दोनों ही प्रोविजंस को लागू करने के लिए। लेकिन साथ साथ ध्यान रखना दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ जो कि इससे आपको बाहर है, कि आपको पता होगा कि 1786 में, ठीक है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, पता होगा आपको, अमेरिकन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस। और अमेरिकन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस में लॉर्ड कार्नवालिस जो था ना, वो ध्यान रखना किससे हारता है? जॉर्ज वाशिंगटन से हारता है, ध्यान रखना। और अपने सेना को मजबूत करने के लिए और अपने सेना जो है ना ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए भारत में क्या करता है? ये एक कमांडर इन चीफ की पोस्ट को लेने के लिए क्या करता है? इंसिस्ट करता है गवर्नमेंट से। ये भी ध्यान रखना आप। आगे क्या कहता है देखो, आगे कहता है चार्टर एक्ट ऑफ द 1793। ये ध्यान रखना कौन सा एक्ट है? अगला एक्ट है जो आगे से पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक कितने एक्ट पढ़ लिए? हमने अभी तक 4 एक्ट पढ़ लिए हैं। सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने कहाँ से? सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने कहाँ से? 1773 के एक्ट से। उसके बाद 1781 पढ़ा, 1781 के बाद 1784, उसके बाद 1786, और ये हमारा 5th एक्ट है जो कि आपका है 1791, ठीक है। तो ये कहता है कि द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट एज वर फॉलो। पहला क्या कहता है कि इट एक्सटेंडेड द ओवर राइटिंग पावर गिवन टू द लॉर्ड कार्नवालिस ओवर हिज काउंसिल। अब कहता है कि मान लो पहले तो कुछ मैटर्स पे क्या कर सकता था लॉर्ड कार्नवालिस, अपने काउंसिल के डिसीजन को क्या कर सकता था? ओवर राइट कर सकता था। लेकिन अब क्या किया गया इस एक्ट के द्वारा? उसको और बढ़ा दिया गया, ठीक है, टू ऑल द फ्यूचर गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स ऑफ द प्रेसिडेंसी। इस लाइन को समझो, बहुत जरूरी लाइन है। कहता है कि भाई जो लॉर्ड कार्नवालिस ने जो एक्ट पास किया था, ठीक है, इसके समय जो एक्ट पास हुआ था, उसने इसमें कहा गया था कि भाई केवल यही इसके राइट्स को ओवरराइड करेगा। लेकिन इस एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया भाई, आने वाले जो फ्यूचर में जो गवर्नर जनरल होंगे, आने वाले फ्यूचर में जो 1 2 3 कोई भी गवर्नर जनरल होगा, वो भी डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है, ठीक है, किसी भी प्रेसिडेंसी का, चाहे वो बंगाल की प्रेसिडेंसी का हो, चाहे वो मद्रास की प्रेसिडेंसी का हो, चाहे वो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी का हो, ठीक है। आगे क्या कहता है देखो, इट गेव द It gave the Governor General more powers and control over the governments of the subordinated presidency of Bombay and the Madras। देखो दोस्तों, इसमें सब कुछ कनेक्ट करने के पढ़ने का है। सबसे पहले कहते हैं गवर्नर जनरल जो था ना, इसकी पावर को बढ़ा दिया गया भाई, ठीक है। और साथ ही साथ क्या कर दिया गया कि भाई जो हमने 3 प्रेसिडेंसी पढ़ी, 2 प्रेसिडेंसी पढ़ी थी, बंगाल, ठीक है, सॉरी, बंगाल आपकी थी, मद्रास थी और बॉम्बे थी। तो इन पे जो इसका राइट था उसको और एक्सटेंड कर दिया गया, जो हमने पढ़ा था कि 1773 में बढ़ाया गया था, लेकिन यहाँ पे भी क्या कर दिया गया, उसको और एक्सटेंड कर दिया गया फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट कहता है कि इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। अब देखो, सबसे पहले क्या कहता है कि आपको पता है कि 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में क्या होता है, एज ए ट्रेडिंग कंपनी शुरुआत होती है। लेकिन ये एक्ट क्या करता है, ये कंपनी की जो मोनोपोली थी कि भारत में जो व्यापार करेगी ना, अगर इंग्लैंड से कोई कंपनी, तो वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही होगी। तो इस चीज़ को ये और 20 साल के लिए क्या करता है, एक्ट बढ़ा देता है कि भाई भारत में व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, ठीक है। आगे क्या कहता है, इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी द मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। ये क्या कहता है भाई, हमने पढ़ा था
कि जो लॉर्ड कार्नवालिस था, ठीक है, वो कमांडर चीफ बन के भी आता, लेकिन गवर्नर जनरल भी बन के आता था। लेकिन इस एक्ट ने क्या कर दिया कि जो कमांडर इन चीफ होगा ना, वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं होगा जब तक कि उसे अपॉइंट नहीं किया जाए, ठीक है। तो ये एक्ट ये भी प्रोविजन करता है, जो कि हमने पढ़ा था कि 1786 में है ना लागू किया जाता है, ठीक है। अगला क्या कहता है देखो, इट लेट डाउन दैट द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड दियर स्टाफ वर हैंसफोर्थ टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। अब देखो ये क्या कह दिया गया कि भाई इन्होंने अपनी कंपनी में क्या किया कि अलग अलग लोगों को ये अलग अलग कंपनी में क्या किया, अलग अलग लोगों को इन्होंने रिक्रूट कर लिया। लेकिन साथ साथ इन्होंने क्या किया कि भाई हमारी जो कंपनी होगी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो हमारा क्या बना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था BOD, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसके जितने भी मेंबर है ना, उनको सैलरी कहाँ से मिलेगी, इंडियन रेवेन्यू, ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सिस्टम से मिलेगी। मतलब इंडियन रेवेन्यू से इनको सैलरी दी जाएगी, ना कि ध्यान रखना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, वहाँ से ब्रिटिश इंडिया कंपनी के रेवेन्यू से। आगे क्या कहता है देखो, तो इस एक्ट के द्वारा ध्यान रखना ये 4-5 प्रोविजन थे जो कि हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट मैंने बताया आपको क्या हुआ कि भाई जो आपका गवर्नर जनरल था वो आने वाले समय में क्या कर सकता था, ओवरराइड कर सकता था डिसीजन किसके, तो बताएंगे आपके गवर्नर जनरल काउंसिल के। सेकंड हमने पढ़ा कि जो प्रेसिडेंसियाँ थी, ठीक है, उनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। सेकंड हमने पढ़ा कि भाई जो कमांडर इन चीफ था ना, वो क्या होगा, गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं होगा जब तक कि उसे अपॉइंट नहीं किया जाए। थर्ड हमने पढ़ा कि ब्रिटिश सरकार के जितने भी सैनिक थे उनको जो सैलरी थी वो यहीं से पेड की जाएगी। अगला क्या कहता है देखें, अगला कहता है देखो एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ द 1813। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा सबसे, अगर मैं बताऊं कि सबसे अधिक अगर कोई आपका एक्सेसिव एक्शन लिया गया था तो वो ये था, ठीक है। सबसे पहले क्या कहता है कि इट अबोलिस्ड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया। देखो हमने पीछे पढ़ा था कि कंपनी का ट्रेड मोनोपोली था भारत में, ठीक है, इट मीन्स कि इंग्लैंड से आने वाली कंपनी केवल जो थी ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी जो भारत में आ सकती थी, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। लेकिन इसने क्या किया कि कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को हटा दिया, और ये क्या करता है कि द इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू द ब्रिटिश मर्चेंट के लिए ट्रेड भी ओपन कर दिया गया। हाउएवर इट कंटिन्यूड द मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर द ट्रेड इन द टी एंड द ट्रेड विद चाइना कंटिन्यू। इसका मतलब समझे, ये क्या कहता है कि कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था वो तो समाप्त कर दिया गया भारत में, लेकिन कंपनी जो थी ना, वो चाइना के साथ चाय का व्यापार जो थी ना, उसके लिए इसको मोनोपोली थी, मतलब इसी का अधिकार था ट्रेड करने का चाय के साथ, ठीक है, किसी साथ, चाइना के साथ, ये इसका बना रहता है। आगे क्या कहता है कि इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी स्टेट इन इंडिया। ये पहला एक्ट ऐसा था, ध्यान रखना, जिस एक्ट के द्वारा जो ब्रिटिश क्राउन था ना, इसकी संप्रभुता जो थी ना, वो ब्रिटिश कंपनी की टेरिटरी पे क्या होती है, ठीक है, लागू की जाती हैं। आगे क्या कहता है, इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू केम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ द इनलाइटनिंग द पीपल। अब ये भी लाइन बहुत जरूरी है कि आपसे पूछेगा कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू केम इन इंडिया, तो बताएंगे भाई कि 1813 एक्ट के द्वारा ऐसा किया गया था। भाई क्या कर दिया गया कि ईसाई मिशनरी जो थे, ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे ना, वो भारत में आ सकते थे ईसाई भारतीय लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए, इस एक्ट के द्वारा ये बात होती है। अगला क्या कहता है, इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन अमोंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश स्टेट इन इंडिया। पहली बार अगर पूछे कि बताइए कि वेस्टर्न एजुकेशन जो थी ना, उसकी शुरुआत भारत में किस एक्ट के द्वारा हुई, तो बताएंगे 1813 एक्ट के द्वारा, ठीक है। क्यों की गई, ताकि जितना हो उसके, ठीक है, जितना हो उसके लोगों को क्या करना, एजुकेट करना, ठीक है, और साथ साथ उनको इंग्लिश सिखा के क्या करना कि ब्रिटिश कंपनी या मैं कहूँ ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्या बनाना, ऑफिसर बनाना, ठीक है, इस एक्ट के द्वारा। क्योंकि यहाँ इस समय तक ब्रिटिशर्स भी जान चुके थे कि भाई जो इंडिया के सैनिक है, ठीक है, इंडिया के लोगों काफ़ी क्या है, लोयल हैं, ठीक है। आगे क्या कहता है देखो, इट ऑथोराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन द पर्सनस। अब ये क्या करता है देखो, एक्ट हमने पढ़ा था कि भाई सबसे ऊपर पढ़ा था हमने भाई कि कंपनी का जो था ना, वो गवर्नर जनरल था, उसके बाद काउंसिल थी, उसके बाद उसके ऑफिशियल थे। लेकिन इसने क्या कर दिया कि जो लोकल गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, मान लो कि एक स्टेट है ए, तो वहाँ का कोई लोकल गवर्नमेंट है ना, वो भी क्या कर सकती थी, वो भी अपनी पसंद से टैक्स लागू कर सकती थी, ठीक है। तो इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज द टैक्स ऑन द पर्सनस, ठीक है, मतलब लोगों पर टैक्स लगा सकती थी, चाहे 5% चाहे 6%, ठीक है। तो इस एक्ट के द्वारा ये भी चीज़ लागू की गई। अगला कहता है दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्स। बताओ, अब इस एक्ट के द्वारा ये भी बात कर दी गई। देखो जहाँ पे हम पूछें कि बताइए वर्तमान में जैसे हमारे देश में क्या है, हम पूछते हैं कि भाई 3 टियर सिस्टम हमारे, सबसे ऊपर क्या है, सेंटर का है,
उसके बाद स्टेट का है, और लास्ट में क्या आपका लोकल गवर्नमेंट है, जिसको हमने दो भागों में बांट दिया है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि भाई किसी व्यक्ति ने जुर्म कर दिया तो पंचायत उसको सजा देगी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इस सेक्टर ने क्या कर दिया कि दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्स, कि भाई जो लोकल गवर्नमेंट है ना, वो किसी से टैक्स ले रही है और वो पे नहीं कर रहा, तो ये लोग उसको पनिश भी कर सकते हैं, बताओ। तो इस एक्ट के द्वारा ये चीज़ें लागू कर दी जाती हैं। तो हमने इस एक्ट में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हमने कि इसमें क्या हुआ, कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली थी, जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है। अगला क्या कहता है कि सबसे पहले क्या क्या इससे कि ब्रिटिश क्राउन जो था ना, उसका संप्रभुता लागू हो गया कहाँ पे, कंपनी के टेरिटरी पे। थर्ड हमने पढ़ा कि इस एक्ट के द्वारा क्रिश्चियन मिशनरी जो थे ना, ईसाई धर्म के जो लोग थे, उनको भारत में आने की अनुमति मिल गई, ताकि वो भाई क्या कर सके, ईसाई धर्म का प्रचार कर सके। फोर्थ हमने पढ़ा कि इसके द्वारा वेस्टर्न एजुकेशन जो थी ना, उसको स्प्रेड किया गया, ठीक है, बिटवीन द इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री। थर्ड हमने पढ़ा कि इस एक्ट के द्वारा जो था ना, लोकल गवर्नमेंट भी क्या कर सकती, टैक्स इम्पोज कर सकती थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप। अगला क्या कहता है, चार्टर एक्ट ऑफ द 1833, कि 1833 का जो एक्ट था, ठीक है, उस एक्ट के द्वारा क्या हुआ। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना कि जो 1833 का एक्ट था, ये क्या था, इट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन। इट मीन्स कि भाई जो सारी की सारी शक्ति, जैसे हम पीछे क्या पढ़ रहे थे कि भाई कभी तो ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इसके पास कभी पावर आ, मान लो रेवेन्यू की पावर आ गई, फिर इसके पास कमर्शियली पावर आ गई, फिर इसके पास मिलिट्री पावर आ गई, फिर इसके पास जुडिशली पावर आ गई। लेकिन ये जो एक्ट था ना, इस एक्ट के द्वारा लास्ट था, ठीक है, स्टेप, कि भाई सारी चीज़ें जो थी ना एक जगह पर सेंट्रलाइज कर दी गई। ठीक है, 1833 के एक्ट के द्वारा। क्योंकि इस एक्ट के द्वारा है ना, गवर्नर जनरल जो बनता है उसका नाम होता है आपका विलियम बेंटिक। ठीक है, और विलियम बेंटिक जो था ना, उसको जुडिशली पावर मिल जाती है भारत में, रेवेन्यू पावर भी, कमर्शियली पावर भी और मिलिट्री पावर भी, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो पहला कहता है इसमें कि इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे आप, मैं तीन एक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना आप, 1773, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे 1833। सबसे पहले क्या हुआ 1773 में, कि भाई जो गवर्नर था, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, कहाँ का, बंगाल का। और उसको 1833 के द्वारा क्या किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से चेंज करके। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द चेंजमेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल इनटू गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया। सो बताएंगे एक्ट ऑफ द 1833। सो ये क्या कहता है, देखें, ये कहता है कि इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड हिम ऑल द सिविल एंड मिलिट्री पावर। ठीक है, सारे की सारी शक्ति इसके पास आ गई, मिलिट्री की भी और सिविल। दैज द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटी आ गई किसके ऊपर, इन द इंटायर टेरिटोरियल एरिया पोजेस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। अब इसका मतलब समझे, हमने पीछे पढ़ा था कि भाई धीरे धीरे क्या करती ब्रिटिश सरकार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एरिया थी ना, उसको धीरे धीरे कंट्रोल कर रही थी। मान लो पहले ये पोर्शन कंट्रोल कर लिया, इसको क्या कहेंगे कि ब्रिटिश पोर्शन कहेंगे, इसको ब्रिटिश पोजीशन एरिया। बाद में इसको भी कंट्रोल करे। लेकिन इस एक्ट के द्वारा पहली बार क्या हुआ कि कंप्लीट जितनी भी टेरिटरी थी इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर लिया गया और ब्रिटिश टेरिटरी के नाम से इसको जाना गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्या बना दिया गया, भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस एक्ट के द्वारा बनाया गया, तो बताएंगे 1833। 1833 के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल बना दिया गया। आगे कहता है इट डिप्राइव्ड द गवर्नर जनरल ऑफ द बॉम्बे एंड द मद्रास ऑफ दियर लेजिस्लेटिव पावर्स। अब देखो, हमने पढ़ा था कि तीन प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। तीनों प्रेसिडेंसियों के पास अलग अलग राइट्स थे। लेकिन इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि भाई जो बॉम्बे एंड मद्रास जो आपकी प्रेसिडेंसी थी, वो कोई भी लॉ नहीं बना सकती थी। ठीक है, इट डिप्राइव्ड, इट मीन्स कि छीन लिया गया इसके पावर्स को। बॉम्बे एंड मद्रास की जो लेजिस्लेचर पावर थी उनको छीन लिया गया। एंड द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया। इट मीन्स कि अब जो नियम बनाएगा ना, वो गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया जो नियम बनाएगा वो पूरे के पूरे कंट्री में लागू होगा। जैसे कि हम उदाहरण के लिए आपको बता, जैसे आपका क्या पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया मान लो कंट्री के लिए, तो पूरी कंट्री में लागू होगा। तो ऐसे ध्यान रखना, उस समय जो थे ना, वो गवर्नर जनरल कोई लॉ बनाएगा तो पूरे के पूरे कंट्री में लागू किया जाएगा।
अगला कहता है द लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कोल्ड एज रेगुलेशन। लेकिन इससे पहले जितने भी एक्ट बनाए गए थे ना, उनको कहा गया था रेगुलेशन एक्ट। देखो हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। वाइल लॉ मेड अंडर दिस एक्ट वर कोल्ड एक्ट। लेकिन इस एक्ट के बाद जो एक्ट बना दिए गए ना, उनको कहा गया एक्ट, और इससे पहले वालों को क्या कहा गया, रेगुलेशन। ठीक है, देखो नाम में दे रखा रेगुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेशन? इट मीन्स कि कंट्रोल करना किसी चीज़ को। लेकिन एक्ट का मीन्स क्या है कि भाई एक्ट कोई चीज़ पेश करना, नियम बनाना कोई। ठीक है, आगे क्या कहता है देखो, इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियली बॉडी। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था और आपका कोड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया गया था। तो हमने पीछे पढ़ा था कि कंपनी के दो पावर्स थे, एक तो थे आपके कमर्शियली पावर और एक क्या थे आपकी कंपनी के, तो बताएंगे आपका दूसरा क्या था आपका पॉलिटिकल पावर। तो इस एक्ट ने क्या कर दिया, इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियली बॉडी। कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, विच बिकेम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब इसका मतलब कंपनी जो थी ना, वो भारत में केवल अपना लॉ बना सकती थी, सरकार चला सकती थी, लेकिन व्यापार ध्यान रखना नहीं कर सकती थी। ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियली पावर को ख़त्म कर दिया गया। इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट। ठीक है, और इस एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, जो कंपनी की टेरिटरी है ना, उनको कौन कंट्रोल करेगा, तो बताएंगे इसके द्वारा कंपनी की टेरिटरी जो थी ना, उसको करेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इन द मैजेस्टी हर हेयर्स एंड द सक्सेसर। ठीक है, अपने उत्तराधिकारी के तौर के ऊपर। ठीक है, इंग्लैंड ने अपना उत्तराधिकारी किसको बना दिया अब दोबारा, तो बताएंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और वो कौन बना, तो बताएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ध्यान रखना, हमने यहाँ तक 1833 तक एक्ट की बात की है। अब 1833 में एक्ट में ये जो व्यक्ति बन के भारत में आया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका क्या नाम है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बारे में हमें दो बातें पता होनी चाहिए कि भाई ये जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, जो कि 1833 में आया था, इसने भारत में क्या किया था कि आपका, ठीक है, सती सिस्टम, ठीक है, सती सिस्टम जो था उसको क्या करता है, ये अबोलिश करता है। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय। ठीक है, और थर्ड मैंने सेकंड इसके बारे में क्या याद रखना हमें कि जो भाई आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इसने भारत में ह्यूमन इन्फेंटिसाइड, ठीक है, ह्यूमन इन्फेंटिसाइड जो थी उस चीज़ को भी रोका था। मतलब मानव जो आपकी बलि दी जाती थी, पहले पता होगा कि अलग अलग जो ट्राइबल एरिया थे भारत में, वहाँ पे मानव बलि दी जाती थी, तो उस चीज़ को रोकने का प्रयत्न किसने किया, तो बताएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो यहाँ तक हमने इस एक्ट को डिस्कस किया 1773 से लेके हमने 1833 तक। आने वाले वीडियो में जो आपके आगे वीडियो बनाई जाएंगे उसमें हम अगले एक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर।